हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1847 तक। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था, तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि भारतीय जो क्षेत्र थे उन पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और जो भी रियासतें थी उनको अधिग्रहण कर लिया गया था। नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हो गई कि नए ब्रिटिश रूल आने लगे थे। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, जो किसान थे उन्हें काफ़ी भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा था। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव भी आए थे। जैसे अंग्रेज जब से यहाँ पे आए तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लागू कर दिए थे, तो ये भी हमें पता है। महिलाओं की स्थितियों में से संबंधित वाद विवाद, महिलाओं की स्थिति में हमने देखा था कि क्या उसमें कुछ सुधार भी हुए थे। जैसे वहाँ पे सती प्रथा चल रही थी इंडिया में, सती प्रथा को बंद किया गया था और भी कुछ खराब भी हो गई थी। जाति व्यवस्था को चुनौती, सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए थे। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति हमने देखा भी था कि 1857 के विद्रोह के बाद फिर क्या हुआ था। हस्तकलाओं का पतन, जो भी यहाँ पे हस्तकलाएँ थे उनका पतन होना स्टार्ट हो गया था। उद्योगों का विकास, यहाँ पे अब इंडस्ट्री आने लगी थी, तो ये सब हुए थे। यहाँ पे आपका एक ये तस्वीर दिखाया जा रहा है कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है और इसमें प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गोले छोड़े गए हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसे भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम सब देखेंगे। तो पहले हमें समझना है कि राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब, असली मायने में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। जैसे हम राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, देश के प्रति आपका लगाव, देश से प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमें 1857 की क्रांति के बाद 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों में दिखने लगी थी और ये धीरे धीरे फैलती जा रही थी और ये धीरे धीरे सभी जगह आती जा रही थी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 1850 के बाद सभी जगह राजनीतिक संगठन बनना स्टार्ट हो गए थे। हम देखते हैं कि उस समय जो ज़्यादातर संगठन थे वो उनकी बागडोर वकील और अंग्रेजी शिक्षित जो जो अच्छे लोग थे वही संभाले थे। जैसे हमने देखा पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंट एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आदि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे राजनीतिक संगठन आते हैं और ये संगठन काम करना स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि 1878 ईस्वी में, पहले हम इसको भी देख लेते हैं। संप्रभु क्या होता है कि जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना हमारे आई, तो राष्ट्रवाद की भावना संप्रभुता उसमें संप्रभु भी एक बुनियादी तत्व है राष्ट्रवाद में। क्योंकि संप्रभु का मतलब होता है किसी के बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। मतलब कि हम भारत क्या है, भारत एक संप्रभु देश है और ये किसी के बिना अधिकार को जताए हुए खुद से डिसीजन ले सकता है। वह किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो उसे हम एक संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें संप्रभुता देखने को मिलती है कि अब धीरे धीरे संप्रभुता मतलब हम अपना डिसीजन खुद ले सके, ऐसे राष्ट्र बनना स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं 1878 में, एक आता है आर्म्स एक्ट। अब ये आर्म्स एक्ट आता है 1878 में। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था, तो इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या था। आर्म्स एक्ट में 1878 में आता है आर्म्स एक्ट 1878। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बताया गया कि जो भी भारतीय हैं उनको अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं है। कोई भी अगर उनका अधिकार रखने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये था आर्म्स एक्ट। इसी समय 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें ये बात की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ कोई भी अगर उसके अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ें छापती हैं या प्रिंट या कुछ उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाती हैं, तो ऐसे में सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो सभी को समझ में आया कि पहली बात हमें याद रखना है आर्म्स एक्ट क्या था। आर्म्स एक्ट किसी भी भारतीयों को मतलब हथियार रखने का अधिकार नहीं था।
कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। ये था आर्म्स एक्ट, उसने बैन कर दिया गया हथियार रखने से। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगर कोई भी अंग्रेज सी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी अगर उसके खिलाफ कोई गलत न्यूज़ छाप रहा है, आपत्तिजनक चीज़ें छाप रहा है, या उस कुछ उसके बारे में आवाज़ उठा रहा है, उसकी सरकार की कोई कड़ी आलोचना कर रहा है, तो उसके प्रति सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उसका जो प्रेस बंद किया जा सकता है और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1883 में ही आता है इलवर्ट बिल। अब इलवर्ट बिल क्या है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आप भी, जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ, तो आप भी यहाँ पर अंडरलाइन लिख लो और लिख लो कि व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बगल में, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। और एक था कि व्हाट इज आर्म एक्ट। तो आर्म एक्ट भी आप देख सकते हो कि आर्म एक्ट क्या था, इसका यहाँ पे है। अब आते हैं एलबर्ट बिल। 1883 में लगा हुआ एलबर्ट बिल में ये था कि इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। और दूसरी बात इसमें की थी, इसमें बात किया जा रहा था कि जो भारतीय न्यायाधीश है, जो भारतीय न्यायाधीश, वो अंग्रेजी न्यायाधीश के जो यूरोपीय व्यक्तियों के पर भी मुकदमा चला सके। ऐसा नहीं है कि केवल वही अंग्रेजी जो न्यायाधीश है वही डिसीजन लेंगे, भारतीय न्यायाधीश भी का सरल डिसीजन ले सके और उन पर मुकदमा दायर कर सके। इस हिलवर्ट बिल में ये था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेज जो वो काफ़ी विरोध करने लगे, जिसके कारण ये विधेयक को वापस ले लिया गया। और बाद में हमें इससे यह पता चल जाता है कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर असली रवैया है क्या। क्योंकि अब देखो अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, जैसे हम हमारे खिलाफ कोई अगर भारतीयों के खिलाफ कोई अगर वो डिसीजन सुना रहा है तो हम मान ले रहे हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ डिसीजन नहीं सुना सकते। मतलब वो हम पर अधिकार जताना चाहते थे। फिर धीरे धीरे अब जो भी हमारे हम आगे बढ़ रहे थे, फिर उसके बाद 1885 में वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें बहुत सारे जैसे नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, और भी बहुत सारे ऐसे इसमें नेता थे जो शामिल हुए थे। इन्होंने क्या हुआ, काफ़ी इनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और प्रचार प्रसार इसका किया। नौरोजी, हम यहाँ देते दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब उन्होंने बताया कि भारत की, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे इन्होंने ही सर्वप्रथम हमें यहाँ के देश की आय को देखा था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देखा था इन्होंने। और इसी अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल में बताया है कि जो भारत का जो इनकम है धीरे धीरे कहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ फ्लो हो रहा है। यहाँ से सर क्या किया जा रहा है कि जितने भी पैसे हो रहे हैं सब वहाँ पे विदेशों में भेजा जा रहा है। तो इन्होंने बताया था। अब हमारा उभरता हुआ राष्ट्र में देखो, कांग्रेस अब बन गई। 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। अभी धीरे धीरे आवाज़ उठाना स्टार्ट की। ठीक है, कांग्रेस चाहते थे कि जो भारत में ऊंचे पद के लिए जो भी सिविल सेवा परीक्षा हो रही है, पहले जो सिविल सेवा परीक्षा होते थे वो लंदन में होते थे। तो वो सोचते थे कि अब ये परीक्षा भारत में ही की जानी चाहिए, जिससे क्या हो, जो भारतीय हैं वो भी अच्छे अच्छे पदों पर जा सकें। ठीक है, तो ये इन्होंने मांग की। और भी बहुत सारी मांग की कि जैसे हमें भारतीयों को यहाँ पे मांग थे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट जो उन्होंने इसके तहत क्या हुआ था, भारतीयों को आर्म्स रखने पर बैन कर दिया गया था। तो उन्हें उसको भी निरस्त किया जाए, ख़त्म किया जाए कि नहीं, हाँ वो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। कोई भी भारतीय ऐसे बोल नहीं सकते थे तो उन्हें बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो ये अब लगातार कुछ ना कुछ मांग करने लगे थे। जैसे लगान, उस समय टैक्स काफ़ी ज़्यादा था तो उन्होंने कहा कि भाई टैक्स कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाए। और भी बहुत सारे उन्होंने मांग करना स्टार्ट किया, जिससे अब धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज वो सरकार को अब सरकार झेल नहीं पा रहे थे। इन्होंने, इसी में आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी काफ़ी आलोचना की। उन्होंने बताया, उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, कि लोग को स्वराज के लिए
खुद से लड़ना चाहिए। इसलिए तिलक ने क्या नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और आप भी आगे बढ़े और स्वतंत्रता के लिए लड़े। ये इनका मानना था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर देखो, अब धीरे-धीरे क्या होता है, 1905 में क्या होता है, बंगाल हुआ। उस समय जो वायसराय था 1905 में करजन के समय क्या होता है, उन्होंने बंगाल, पहले क्या हुआ करता था, जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही हुआ करता था, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि बंगाल काफ़ी बड़ा प्रेसिडेंसी था उस समय में। तो वो बताया जाता है कि बंगाल में जो प्रशासन की जो सुविधा है वो सही से नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको अंग्रेज चाहते थे क्या, उसमें बंटवारा करना ज़रूरी है। ये चाहते थे कि अगर हम इन्हें बाँट देंगे तो बंगाल क्या होगा, यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा और दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे और इससे हमारा काम निकल जाएगा। तो इसलिए इनको इससे क्या कर रहे थे कि बंगाल को बाँटना चाह रहे थे, ठीक है। अब और इन्होंने 1905 में घोषणा भी कर दी बंगाल बाँटने की, और बाँट दिया जाए। तो इसके अब बंगाल विभाजन को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, सभी जगह गुस्सों की लहर फैल गई और यहाँ पे काफ़ी जनसभाएँ का आयोजन किया गया। और इसमें एक यहाँ पे संघर्ष आया, जो इसे हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो स्वदेशी आंदोलन क्या था, पहले यहाँ पे बगल में दिखा है कि जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक के ने जो पत्र निकाला था वो मराठी भाषा में थे, जिसे हम केसरी के नाम जानते हैं, ये मराठी भाषा में। और ये ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था ये जो केसरी है, मतलब इसी में छापा जाता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसमें छापा जाता था और लोगों को समझाया जाता था। देखो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में लाखों लोग यहाँ पे जुलूस, जो हज़ारों लोग हैं यहाँ पे क्या है, वो जुलूस में शामिल है और सभी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो ये स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन को हम आंध्र और डेल्टा वाले क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ पे इन्हें वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्रा में देखें तो वहाँ पे क्या कहते थे, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया कि सभी ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। बोला गया कि हमें अपने स्वदेश के बारे में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वदेश जो उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय भाषा का उपयोग में बढ़ावा दिया गया। तो ये सब वहाँ पे स्वदेशी कपड़ों का, जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया। हमें बताया गया कि हमें खुद से अपने कपड़े बनाने चाहिए। उसी समय चरखा भी लाया गया और लोग अपने खुद से कपड़े बनाने लगे। तो ये सब स्वदेशी आंदोलन काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और ये मुस्लिम लीग ने बंगाल बिहार को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इनकी मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए और 1909 में यह मांग स्वीकार भी कर ली गई। तो इतना हमें समझ में आ गया है। अब धीरे धीरे 1909 में हमने देखा कि फिर बाद में 1907 में क्या होता है, ये कांग्रेस में क्या होता है, टूट पड़ जाता है और ये दो भागों में टूट जाता है। एक होता है नरम दल और एक होता है गरम दल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जन राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, कि जन राष्ट्रवाद का उदय अब धीरे धीरे कैसे होता है। यहाँ पे 1919 में हम देखते हैं, 1919 में एक घटना भी होती है, रॉलेट एक्ट आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये सभी हम इसमें देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।